जी नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू लूनालाइट एस्ट्रोलॉजी। आप सबका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे योगों के बारे में, जिसका पराशरी में बहुत ज़्यादा महत्व है। योग किसी भी कुंडली के अंदर एक किंग मेकर की तरह बिहेव करता है। जैसे योगों को हम बोला गया है कि वो एक तरीके से प्रॉमिस है। ऑब्वियसली प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए दशाएं, ट्रांजिट, गोचर ये सब लगता है, लेकिन एक कुंडली अच्छी है या बुरी है हम योगों से भी पहचान लेते हैं। तो मैं बेसिकली 4-5 योगों के बारे में बात करूंगा जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एंड काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और हम बहुत ही आसानी से किसी भी चार्ट के अंदर ये पता लगा सकते हैं कि योगों के माध्यम से कि वो चार्ट कितना स्ट्रांग है। तो एग्जाम्पल के तौर पर रुचक योग बनता है मंगल से। तो मंगल जब भी केंद्र में बैठा हो 1, 8 और 10 राशियों के अंदर केंद्र में बैठा होगा, मोस्ट प्रोबेबली अगर वो अकेला हो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो रुचक योग कहलाता है। भद्र योग को हम बोलते हैं जब भी मरकरी यानी बुध महाराज जब भी तीसरी राशि में, छठी राशि में केंद्र में बैठे हो तो वो अपना प्रभाव सबसे ज्यादा डालते हैं चार्ट के अंदर। फिर तीसरा योग हम बोल सकते हैं मालाभ्य योग, जहाँ पर वीनस यानी शुक्रदेव जब भी दूसरे या 7वें भाव के अंदर केंद्र में बैठ जाए तब भी बहुत अच्छा योग माना जाता है उसको, वो काफ़ी अच्छा पैसा देता है आपको। चौथा योग हम बोल सकते हैं हंसराज योग, जो कि जुपिटर से बनता है, जो कि जब भी जुपिटर का उच्च साइन जो कि कैंसर है, तो यानी 4 नंबर 9 नंबर जो उसकी राशि है या 12 नंबर, जब भी ये केंद्र में आके बैठ जाए तब भी ये हंसराज योग कहलाता है। यहाँ पे हम शशराज योग के बारे में बात करेंगे, जो कि सैटर्न का योग बनता है, जो कि शनिदेव का योग बनता है। जब भी सैटर्न अपनी उच्च राशि यानी लिब्रा के अंदर केंद्र में बैठे हो या अपनी ही राशि यानी 10 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि को केंद्र में आ जाए तब बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। स्पेशली आप ये बोल सकते हैं कि सैटर्न का 7वें हाउस के अंदर आना और 7वीं राशि में आ जाना बहुत ही अच्छे फल देता है। हालांकि वो कुछ चीजों में डिले कर देता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो वो आपको ओवरऑल प्रोस्पेरिटी देगा, ठहराव देगा। तो आप इसको भी इस्तेमाल करें। अब हमें एक चीज और नोट करनी है, हमने लगन से तो देख लिया कि ये योग बन रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो चंद्रमा से भी केंद्र में अगर आ रहा है तब भी हम उसको कहीं ना कहीं काउंट करते हैं, बशर्ते वो 6, 8, 12 में ना हो, जो भी साइंस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कुछ योग हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे चार्ट के अंदर। देखिए, मैं राजयोग को समझता हूँ कि जो कि आपको कंफर्ट दे और आपको पैसा दे, मतलब मोस्टली लोग तो ये सोचते हैं राजयोग का मतलब पैसा दे। तो मेरा मानना ये है कि जब भी दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी साथ में केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं तो वो भी एक तरीके से राजयोग ही कहलाता है। उसका महत्व मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा होता है। बाकी योग आते हैं जाते हैं और वो ट्रांजिट, गोचर, दशा में फलित होते हैं। इट्स लाइक कि आपके योग तो बने हुए हैं, लेकिन अगर आपकी उसकी दशा नहीं आई है या ट्रांजिट सही समय पे नहीं आ रहा है तो वो योग फलित नहीं हो पाएगा। और हम जब भी चार्ट को देखें तो हम होलिस्टिकली देखें। हम एक प्लैनेट को देख के नहीं बोल सकते अच्छा जी आपका तो सूर्य लगन में है तो आप तो राजा बन जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आई हैव सीन पीपल हु आर स्ट्रगलिंग व्हेन दे हैव सूर्य इन द लगना एज वेल। तो कहने का मतलब ये है कि योगों को होलिस्टिकली अगर आप देखें विद ट्रांजिट लगा के, विद गोचर, विद दशा, देश काल पात्र लगा के जब आप देखेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी किसी भी चार्ट को देखने में। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था योगों के बारे में। आई विल कीप ऑन पोस्टिंग मोर वीडियोस फॉर यू। सो आप ऐसे ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मैं आपके समक्ष ऐसे ही वीडियो रखता रहूँगा। धन्यवाद।